नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन। ज्ञान जंक्शन में हमारा कोशिश यही रहता है कि हम एक्सपर्ट्स को मिलाएं आपसे और डिफरेंट सब्जेक्ट पे आपको बताएं जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हिप प्रॉब्लम होता है, नी प्रॉब्लम होता है, शोल्डर इश्यूज होते हैं, एल्बो इश्यूज होते हैं, ये सारे इश्यूज होते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एज के साथ साथ बढ़ती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, मसल्स वीक हो रही होती हैं और लोग ये समझ लेते हैं या मान लेते हैं कि एज के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया और हमें ये पता है कि 30s के बाद फीमेल्स में बोन डेंसिटी घटना शुरू होती है। तो अक्सर हम देखते हैं अपने ओपीडी में कि 70% जो जॉइंट प्रॉब्लम या बैक पेन या बोनी पेन्स आते हैं वो फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे जो एजेड हैं सबको नी को लेकर तो सबको प्रॉब्लम है। बेसिकली सबसे कॉमन जो जॉइंट अफेक्टेड होता है ओल्ड एज में वो है नी। जब पेशेंट्स आते हैं तो हम इवन ट्रेडमिल रनिंग को भी डिसएनकरेज करते हैं। एंड देयर इज अ जॉइंट सरफेस जो आपको वाइट दिख रहा है। राइट। ये जॉइंट सरफेस ग्लिसनिंग वाइट होती है, जैसे हमारा टेबल का माइका लगा हुआ है, एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लिसनिंग सरफेस। ओके। जब ये खराब होती है धीरे धीरे तो नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बीच में अंदर कार्टिलेज जो है वो खराब हो रही है, घिस रही है। जॉइंट में अगर देखें तो ये कार्टिलेज पूरी तरह से घिस गया है और ये खराब हो गया है। इसके नर्व एंडिंग्स अब पेनफुल होने शुरू होते हैं। तो नाउ दिस बिकम्स पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल, और ये हर मूवमेंट हर जगह पेन कराता है। दोनों नी एक साथ रिप्लेस 90% केसेस में हम दोनों नी एक साथ ही रिप्लेस करते हैं, बिकॉज बीमारी दोनों साइड ही डेवलप हो रही है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश शंकर। वो MBBS MS DNB हैं एंड ही इज़ ए ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑल्सो जॉइंट रिप्लेसमेंट में उनका स्पेशलाइजेशन है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर मुकेश हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, सेक्टर 76 नोएडा में बेस्ड, और मैं यहाँ पे लास्ट 2 साल से इस क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी इन नोएडा में लास्ट 8 से 10 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ इन वेरियस हॉस्पिटल्स, जैसे फोर्टिस, यथार्थ हॉस्पिटल भी एसोसिएटेड है। हाँ। और भी बाकी हॉस्पिटल से हम एसोसिएटेड हैं। तो आज कोशिश करेंगे आपके जितने भी सवाल हों जनरल चीज़ों के बारे में ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड, उसको मैं दर्शकों को बता पाऊँ और हेल्प कर पाऊँ कुछ जनता। डेफिनेटली। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे एज होता है तो जॉइंट प्रॉब्लम्स इंसान का बढ़ता जाता है। हिप प्रॉब्लम होता है, नी प्रॉब्लम होता है, शोल्डर इश्यूज होते हैं, एल्बो इश्यूज होते हैं, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो ये जो है क्या एज रिलेटेड है या किसी भी स्टेज पे किसी को भी जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है? इस बात में कुछ तो सच्चाई है कि एज रिलेटेड भी है, बट सिर्फ एज इज़ नॉट अ फैक्टर। एज के साथ साथ हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि पेशेंट्स एकदम फिट हैं और एज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिट भी मेंटेन करते हैं पेशेंट्स अपने आप को। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एज के साथ साथ बढ़ती है और ओल्ड एज पेशेंट्स हमारे पास जॉइंट पेन्स या नी पेन या शोल्डर बैक पेन के साथ आते हैं। इसमें एक फैक्टर तो एज इटसेल्फ है, बट एज के साथ साथ होने वाले चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं उसका कई बार कारण होता है डेफिशिएंसीज, जैसे विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, टोटल प्रोटीन की कमी। इंडियन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि मस्कुलर वीकनेस हो रही होती है बिकॉज इंडियंस डोंट एक्सरसाइज। कुछ एज के बाद लोग को लगता है कि अब एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटीज़ करना नहीं चाहिए, तो वो भी एक इम्पैक्ट डालता है। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, मसल्स वीक हो रही होती हैं और लोग ये समझ लेते हैं या मान लेते हैं कि एज के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जनरली क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सो दैट आर्थराइटिस हो या एनी काइंड ऑफ जॉइंट इश्यूज हो उससे अवॉइड किया जा सकता है जितना देर तक हो? बेसिकली इसका शुरुआत तो बचपन से ही होना चाहिए, बिकॉज हम ये पढ़ते हैं और ये जानते हैं अब कि बोन डेंसिटी एक चीज़ होती है, मतलब बोन की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारी बोन डेंसिटी घटती है और उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया और हमें ये पता है कि 30s के बाद फीमेल्स में बोन डेंसिटी घटना शुरू होती है और उसे बढ़ा पाना मुश्किल होता है। तो हम फीमेल्स में खासकर कहते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट अर्ली एज, आप अपने कैल्शियम, विटामिन डी इंटेक, एक्सरसाइज और इन सब से अगर बोन डेंसिटी को बना के रखें तो ये आगे दिक्कतें नहीं होंगी। मेल्स में ये थोड़ा लेट शुरू होता है 40s 50s में, बट अगेन ये डेफिशिएंसी 50s के बाद होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो 50 साल के बाद मेल्स में भी ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं अपने ओपीडी में कि 70% जो जॉइंट प्रॉब्लम या बैक पेन या बोनी पेन्स आते हैं वो फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। Okay. तो इसीलिए जो आपने पूछा क्वेश्चन उसका जवाब ये है कि स्टार्ट अर्ली,
मेंटेन योर बोन हेल्थ, मेंटेन योर मसल हेल्थ। जैसे हम अपने जो डायबिटिक होते हैं उसके लिए पहले ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं, ऐसे ही क्या हमारे को कुछ टेस्ट करना चाहिए? ऑर्थोपेडिक्स में भी हाँ, कुछ टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम हड्डी और जोड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम बीच बीच में अपना विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 इन सब को टेस्ट करा सकते हैं, बिकॉज हर डिजीज़ में कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। अगर कोई सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स बॉडी देती है हमें, हम इग्नोर करते हैं एंड देन वी कंटिन्यू, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो अगर सिम्टम्स आए, जैसे नी प्रॉब्लम आया या नी पेन आया या बैक प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे एग्जामिन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एक्सरेज और इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। एक और फैक्टर जैसा मैंने पहले बोला, बोन डेंसिटी, इसका भी टेस्ट आराम से किया जा सकता है। तो एट अ सर्टेन एज, जनरली हम लोग कहते हैं 45-50 ईयर्स के बाद हर आदमी को अपना बोन डेंसिटी चेक कराना चाहिए और रेगुलरली फॉलोअप करना चाहिए। ओके, तो जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन डेंसिटी वो भी चेकअप कराते रहें। जनरली बोन डेंसिटी कम होने का कारण होता है डेफिशिएंसीज, जैसा मैंने बोला, और लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। ओके, तो अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उनमें इन इट सेल्फ बोन डेंसिटी बेटर होती है। तो इसका चेकअप का जरूरत उनके लिए ज़्यादा है जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो सिटिंग वर्क आजकल है। नोएडा की पॉपुलेशन में देखा जाए तो 50% लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है। तो हम यंग पेशेंट से ही देखते हैं कि बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन आ रहे हैं। सो आई वाज कमिंग टू दैट कि लाइफस्टाइल का जो इश्यूज है उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स, जैसे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन की बात करें तो दीज आर ऑल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का क्या है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स 26 ईयर, 25 ईयर, और उनसे मैंने पूछा बैक पेन है, हाँ ठीक है, क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कैसे काम करते हैं? तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। कैसे बैठ के काम करते हो? तो एक पेशेंट ने मुझे जवाब दिया कि मेरे पास एक गद्दा है और एक बीन बैग है, मैं इसी पे दिन भर होता हूँ। तो जब आप पोस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी बॉडी दिन भर बैठने के लिए नहीं बनी है, इट शुड बी मूविंग अराउंड, या एक सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें आती हैं। एक टॉपिक होता है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स एक बेसिक टॉपिक ये रहता है कि कैसे हम काम को एडजस्ट करें टुवर्ड्स हमारी बॉडी के लिए, ना कि हम अपने बॉडी को एडजस्ट कर लें काम के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की भी जरूरत पड़ती है। तो जनरली जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे मदर को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, एंड ऐसे बहुत सारे जो एजेड हैं सबको नी को लेकर तो सबको प्रॉब्लम है। तो नी का जो प्रॉब्लम है उसको लेके आप क्या क्या रेमेडीज की बात करते हैं और कैसे किया जाए इसके ऊपर? बेसिकली सबसे कॉमन जो जॉइंट अफेक्टेड होता है ओल्ड एज में वो है नी। और नी में हम जनरली आर्थराइटिस देखते हैं। आर्थराइटिस टर्म जब हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए तो पेशेंट्स भी घबरा जाते हैं कि ये बीमारी कैसे हो गई हमें, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, बीमारी है ही नहीं, और आप बोल रहे हो आर्थराइटिस गठिया हो गया। बेसिकली नी आर्थराइटिस जो है वो वेयर एंड टियर है। तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के चक्के घिस जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, वैसे ही नी इज़ ऑल्सो अ मशीन। तो लाइफ लॉन्ग वो काम करके धीरे धीरे घिसता है, सर्फेसेस रगड़ खा के खराब होने शुरू होते हैं। अच्छा, उसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा। बचाव के तरीके हैं, बट वही जैसे मैंने बोला, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आप अपना डाइट मेंटेन करते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, B12, ये सारी चीज़ें जो चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, वो चाहिए। नी पे आर्थराइटिस तभी होता है जब मसल वीकनेसेस आते हैं। तो पहले मसल वीक होते हैं तब जाके हड्डी खराब होती है। तो मसल्स में क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग जो थाई मसल्स होती हैं और काफ की मसल्स जब वीक होती हैं तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको प्रिवेंट करना है तो अपना डाइट अच्छा रखें, अपने मसल्स को स्ट्रांग बना के रखें और अपनी हैबिट्स ठीक रखें। हैबिट्स में जैसे हम लोग नीचे बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, कुछ चीज़ें मना करते हैं एक एज के बाद, तो उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। बट डू यू थिंक सर्टेन एक्सरसाइज आर टू बी डन, लाइक आपका स्क्वाट वगैरह करना, ये सब जब आपका एज हो रहा है, जैसे आप 60 के ऊपर हुए हैं, तब ये सब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ये हमेशा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ये मत करो, नीचे मत बैठो, तो पेशेंट्स में बोल देते हैं कि भाई रामदेव तो नीचे ही बैठते हैं और सब काम करते हैं, मैं भी करूँगा। तो ही हैज़ बिन डूइंग इट सिंस बर्थ, मतलब वो बचपन से ही या छोटे से ही करते आ रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें। जो नहीं कर रहे थे वो सिर्फ एज बढ़ने के कारण या प्रिवेंटिव सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक मेडिकल एडवाइस ज़रूरी होता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हम जो एक्सरसाइज प्रमोट कराते हैं वो बेसिकली नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती हैं। वो ऐसी एक्सरसाइज होती हैं कि मसल्स तो स्ट्रॉन्ग बने, बट एट द सेम टाइम नी पे ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े। तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, लंजेस जो जिम इंस्ट्रक्टर्स या जिम वाले बताएंगे, वो आपके एज के लिए नहीं है। यंग पेशेंट्स ऑफ कोर्स वो करें, कोई दिक्कत नहीं है,
बट एज यू ग्रो ओल्डर चेंज ऑफ एक्सरसाइज शुड बी डन, और इसीलिए मेडिकल, आई थिंक मेडिकल एडवाइस फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बेसिकली आप कह रहे हैं कि 50 के ऊपर जब पेशेंट जाते हैं, पेशेंट नहीं जनरल लोग जब जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए सर्टेन एक्सरसाइजेस। यस, इफ दे हैव एनी सिम्टम्स, अगर वो जैसे फिट हैं, रनर्स हैं, एथलीट्स हैं, या जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, दे कैन कंटिन्यू टू डू। और एक क्वेश्चन है मेरा, ये थोड़ा सा परसेप्शन है कि जब मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं तो कहा जाता है कि अगर हार्ड सरफेस के ऊपर आप चलोगे या जॉगिंग करोगे तो आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इज इट ट्रू? जैसे हार्ड सरफेस पे वॉक करने से या रनिंग करने से तो खासकर इम्पैक्ट पड़ता है, कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑफकोर्स हम रनर्स को भी बोलते हैं कि हार्ड सरफेस जॉगिंग ना करें, जैसे रोड पे या पेवमेंट्स पे जॉगिंग ना करें या रनिंग ना करें। वॉक करने पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट इतना इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज लोडिंग कम है। अच्छा, रनर्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि जो ग्रेवल पिचेस हैं उसको यूज़ करें। जैसे आसपास हमारे सेक्टर्स के आसपास 2 अच्छे पार्क्स हैं, सेक्टर 77 में, सेक्टर 78 में वेदवान पार्क है। तो आई प्रमोट एवरीवन टू गो देयर। वहाँ ग्रेवल पिचेस हैं जहाँ आप रनिंग वॉकिंग का इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। तो ऑफकोर्स दैट इज़ ट्रू, योर पॉइंट इज़ ट्रू, बट हाँ वॉकिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं है। इफ़ यू आर वेयरिंग अच्छे कंफर्टेबल कुशनी शूज़, तब वॉकिंग आप कर सकते हैं हार्ड सर्फेस पे भी। बट अगर ऑफकोर्स प्रेजेंट है आपके पास कोई अच्छा फैसिलिटी, पार्क, एनीथिंग, तो वो प्रेफर करें। तो सेम गोज ट्रू फॉर द प्लेयर्स आल्सो, लाइक टेनिस प्लेयर्स हो गए, एवरीबॉडी, मतलब रनिंग ऑन हार्ड सर्फेस, तो वो लोग, यस, रनिंग ऑन हार्ड सर्फेस शुड नॉट बी डन। वॉकिंग फिर भी कम इम्पैक्ट देता है, इसलिए कर सकते हैं। जब पेशेंट्स आते हैं तो हम इवन ट्रेडमिल रनिंग को भी डिसइनकरेज करते हैं, बिकॉज ट्रेडमिल पे भी रन करने पे इम्पैक्ट पड़ता है। वॉकिंग इज गुड। तो आपने अगर जिम में देखा हो तो एक क्रॉस ट्रेनर नाम की मशीन आती है, बिल्कुल। वो बनाया इसीलिए गया ताकि नी पे इम्पैक्ट ना पड़े, बिकॉज यू आर नॉट लिफ्टिंग योर लेग एवरी टाइम। तो वो इम्पैक्ट को कम कर देता है। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, वॉक तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन द नी। ओके, अब ये तो हो गया प्रिकॉशन के ऊपर। अब हम ऑलरेडी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि नी सर्जरी होता है, नी आजकल बहुत सक्सेसफुल भी होता है, उसके ऊपर हमें बताइए कि व्हाट इज द प्रोसीजर एंड हाउ इट इज डन। ओके, तो बेसिकली जब आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं तो 3 स्टेजेस में हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। स्टेजेस बेस्ड होते हैं पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स पे भी, पेशेंट्स की रिकवरीज जो उन्होंने पहले दवाई ले रखी है सब कुछ, और पेशेंट के एक्सरे पे भी। इनिशियल स्टेजेस में हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं कुछ कार्टिलेज को बेटर करने की, जॉइंट ल्यूब्रिकेशन के लिए। इससे अगर रिलीफ हो जाए तो वेल एंड गुड। कुछ हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी प्रिकॉशंस ऐड करते हैं। तो दिस आर बेसिकली स्टेजेस। तो अगर आप ये नी देखेंगे तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये ऊपर की हड्डी है, फीमर जिसे बोलते हैं, और ये टिबिया है, एंड देयर इज अ जॉइंट सरफेस जो आपको वाइट दिख रहा है। राइट। ये जॉइंट सरफेस ग्लिसनिंग वाइट होती है, जैसे हमारा टेबल का माइका लगा हुआ है, एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लिसनिंग सरफेस। जब ये खराब होती है धीरे धीरे, तो नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बीच में अंदर कार्टिलेज जो है वो खराब हो रही है, घिस रही है, और छोटे छोटे घाव आ रहे हैं। तो ये इनिशियल स्टेज है आर्थराइटिस का। इससे भी जब पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ग्रेजुअली ये स्टेज पे अगर हम प्रिकॉशन मेडिसिन ले तो ये ठीक हो सकता है। ये स्टेज से फिर भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं कहता हूँ पेशेंट्स को भी कि अगर गाड़ी का चक्का घिस गया है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग व्हेन यू आर लेट। अगर इनिशियल स्टेज में यू गो फॉर अलाइनमेंट, बैलेंसिंग कुछ किया या ध्यान से गाड़ी चलाएंगे तो यू कैन प्रिवेंट फर्दर डिटोरेशन। तो इस स्टेज में अगर आप ध्यान देना शुरू करेंगे, मेडिकल एडवाइसेस को फॉलो करेंगे, तो ऑफ कोर्स यू कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम गोइंग बैड। ऐसा नहीं है कि इसको हम ठीक करके आपको रिवर्स कर देंगे एज को, बट ऑफ कोर्स यू कैन प्रिवेंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग वर्स। इससे भी जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस जॉइंट में अगर देखें तो ये कार्टिलेज पूरी तरह से घिस गया है और ये खराब हो गया है। इसके नर्व एंडिंग्स अब पेनफुल होने शुरू होते हैं। कार्टिलेज के बाद ये जो मेनिस्कस होती है, जो गद्दी होती है, वो भी खराब हो जाती है। तो नाउ दिस बिकम्स पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल, और ये हर मूवमेंट हर जगह पेन कराता है। इस तरह के स्टेजेस में फिर हम TKR एडवाइस करते हैं। TKR जैसे टर्म है जो फुल फॉर्म है टोटल नी रिप्लेसमेंट्स। तो पेशेंट फिर घबराते हैं कि ये पूरा घुटना बदल देंगे, बहुत बड़ी सर्जरी है, बट एक्चुअली ये मिसनोमर है। बेसिकली ये रीसर्फेसिंग सर्जरी होती है। रीसर्फेसिंग का मतलब क्या है? आपके मसल्स वही पुराने हैं, आपके लिगामेंट्स वही पुराने हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स वही रहते हैं, बस हम जो सरफेस घिस गई है उसको रिप्लेस करते हैं। इसमें ये क्या करते हैं कि मेटल का एक फीमर का कैप, मेटल का एक टिबिया का कैप डाल देते हैं, सो दैट हमने सर्फेसेस को चेंज कर दिया, और बीच में एक बहुत ही प्लास्टिक सी मटेरियल लगाते हैं जो फ्रिक्शनलेसली काम करता है नी बेंडिंग। अच्छा। तो पेन खत्म हो जाता है, डिफॉर्मिटी अगर टेढ़ापन या कुछ आ गया वो ठीक हो जाता है,
और आगे जॉइंट सरफेस फिर पेन नहीं करता है। ओके। तो बेसिकली इसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट या TKR सर्जरी बोलते हैं। तो रिकवरी पीरियड कितने दिन का होता है इसमें? जनरली तो हम 5 दिन करीब हॉस्पिटल में स्टे बोलते हैं पेशेंट्स को। उसमें हम पेशेंट्स को डे 1 से वॉक कराना शुरू करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम बेड रिडन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है इस सर्जरी में। पेशेंट्स डे 1 से अपना वॉकर लेके वॉक करना शुरू करते हैं। कॉरिडोर में वॉक करना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट सीट पे बैठना, ये सब हम हॉस्पिटल में करा के पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इसके बाद भी घर पे ऑलमोस्ट महीने भर की फिजियोथेरेपी चाहिए होती है, बिकॉज जैसा मैंने शुरू में बोला मसल्स वीक हो रहे हैं तभी ये हो रहा है। हाँ। तो हमने बोन चेंज कर दिया, मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसमें करीब करीब महीने भर का टाइम लगता है एंड पेशेंट्स 1 महीने के अंदर इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट वॉक करने लगते हैं। धीरे धीरे विद टाइम और भी रिकवरी होती है। मतलब अगर मैं पूछूं कि पेशेंट खुश कब हो जाता है या उसे अच्छा कब फील होता है, दैट टेक्स 1 मंथ टाइम एंड दैट इज़ और बेटर। उसके बाद वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। सब कुछ पेशेंट्स कर पाते हैं। सिर्फ एक प्रिकॉशन हम बोलते हैं कि आप नीचे ना बैठे ज़मीन पे आलती पालती मार के या स्क्वाट करके जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठा करते थे, वो 2 मूवमेंट्स छोड़ के बाकी सब कुछ पेशेंट्स कर पाते हैं। एंड हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इज दिस, लाइक बिकॉज आपको भी पता है कि पैसा सबके लिए मैटर करता है। तो जनरली पहले 2013 के पहले आई थिंक द कॉस्ट वाज ऑन अ हायर साइड, बट आई थिंक आफ्टर द गवर्नमेंट लिमिटेड द प्राइस ऑफ इम्प्लांट्स, तो उसके बाद एक इम्प्लांट का प्राइस इस बार फिक्स कर दिया गया है। तो एक साइड के इम्प्लांट का प्राइस रफली 1 लाख के नीचे है। तो 2 साइड के नी का इम्प्लांट, अच्छे इम्प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख के आसपास कॉस्ट पड़ता है। और सर्जिकल चार्जेस एंड मेडिसिन एंड सब कुछ मिला के लगभग 5-6 लाख का खर्चा पड़ता है अगर हम दोनों नी एक साथ रिप्लेस करते हैं तो। मैं दोनों नी एक साथ रिप्लेस 90% केसेस में हम दोनों नी एक साथ ही रिप्लेस करते हैं, बिकॉज बीमारी दोनों साइड ही डेवलप हो रही है। एक रिप्लेस करने के कुछ दिन बाद दूसरा रिप्लेस करेंगे तो दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड पेशेंट को भी उतना टाइम रिकवरी में लगेगा। तो 90% केसेस में अगर पेशेंट सर्जिकली फिट है तो दोनों साइड के रिप्लेसमेंट्स होते हैं। ओके। तो इसमें जो रूरल एरिया से भी लोग आते हैं उनको भी ये इजी एक्सेस होता है इस सर्जरी का? अब तो ये सर्जरी बड़ी कॉमन हो चुकी है। मतलब इन पेरिफेरीज आल्सो डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड एडवाइजिंग। पहले ये था कि इसके अगेंस्ट बहुत लोग, दिमाग में बहुत सारी धारणाएं थी, तो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, डॉक्टर्स भी ज़्यादा एडवाइस नहीं करते बिकॉज उन्हें भी ट्रस्ट नहीं था। बट नाउ अब तो सर्जरीज बड़ी सेफ हैं, इफेक्टिव रिकवरी है। कुछ और टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरीज वगैरह ऐड हुई हैं, तो उसके कारण भी रिकवरी टाइम और सारा कुछ बेटर हुआ है। तो नाउ तो रिसेप्शन, मतलब पेशेंट का जो चाहत है वो बढ़ी है, तो दे आर गोइंग फॉर इट। अब करा रहे हैं लोग, कन्विंस हो रहे हैं लोग। ओके। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर कोई पेशेंट आपको मिलने के लिए आए तो कैसे आपको कांटेक्ट करे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड आपका लास्ट वर्ड क्या होगा जो पेशेंट्स अभी हो रहे या थोड़ा उनको अभी शुरू हुआ है, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके ऊपर भी ये ऑर्थोपेडिक्स में तो एक ही मैं यूज़ करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो वो चाहे किसी भी जॉइंट पेन, बोनी पेन हो या आर्थराइटिस हो, इवन फ्रैक्चर्स ऑफ कोर्स यू कैन प्रिवेंट इट अगर हाथ में हो तो। आर्थराइटिस में पर से भी यही है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर ले रहे हैं, आप प्रिकॉशंस एंड सारा कुछ फॉलो करते हैं, तो यू कैन प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग बैड। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप टाइमली इंटरवीन करें तो जो मैं कहता हूँ कि अपने बॉडी के सिम्टम्स को ध्यान से सुने और उसके अगेंस्ट आप जो भी एक्ट करना है करें। अगर ये आप करेंगे तो यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। बाकी अगर कुछ सिम्टम्स हों तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जैसा सर ने बोला, मैं सेक्टर 76 नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम श्योर हेल्थ क्लिनिक है। ये स्ट्रीट 76 मार्केट जो सिलिकॉन सिटी के पास है वहाँ पर है। तो मैं यहाँ हमेशा ही होता हूँ और कोई भी मुझे कभी भी इजीली खोज सकता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश। ये तो रहा नी सर्जरी के ऊपर, नी रिप्लेसमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फिर एक बार हम आएंगे डॉक्टर मुकेश के पास और आगे भी आते रहेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक शोल्डर के बारे में बात करेंगे, हिप के बारे में बात करेंगे एंड बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लेयर्स के लिए भी बात करेंगे, जो जिनको स्पोर्ट्स इंजरी होता है उसके बारे में भी डॉक्टर मुकेश हमें बता सकते हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकता है और क्या उसके बाद ट्रीटमेंट हो सकता है। तो all those things will be coming back to you again and again and we'll be talking about this. And thank you so much. Thank you. आपको अगर इस तरह का और भी इंफॉर्मेशन आपको देखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए ज्ञान जंक्शन।